आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐश एनालिसिस की। हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो, ये सारी चीज़ बनी है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। मैं उसको बोलने वाला हूँ वेट वेट। क्या बोलने वाला हूँ बच्चों? वेट वेट। क्या अब आपके पास जो राख बची है उसमें सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है लीफ का इनऑर्गेनिक पार्ट? सो हेलो बच्चों, मैं हूं अक्षत एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग समझने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐश एनालिसिस की। बट बच्चों, उस पार्ट को समझने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। अब दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो। सपोज मैं यहाँ पर एक लिविंग सेल को ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास बच्चे यहाँ पर एक लिविंग सेल है और मैं इसके साथ साथ यहाँ पर अपने एक अर्थ के क्रस्ट के पार्ट को ले लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मेरे धरती का कोई भी छोटा सा टुकड़ा है। अब जब मैं इन दोनों चीज़ को कंपेयर करूँगा, जब मैं अपने एक लिविंग सेल को और एक नॉन लिविंग अर्थ के क्रस्ट को कंपेयर करूँगा, तो मुझे वहाँ पर एक बड़ी ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलने वाली है कि बच्चों, चाहे कोई भी चीज़ लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, वो चीज़ बनती है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब यह है कि वो एलिमेंट जो आपके अंदर प्रेजेंट है, वही सेम एलिमेंट पाए जाते हैं हमारे अर्थ की क्रस्ट में। जैसे कि जो कार्बन मेरे अंदर है, वही सेम कार्बन है अर्थ की क्रस्ट में। जो हाइड्रोजन मुझ में है, वही सेम हाइड्रोजन है अर्थ की क्रस्ट में। बच्चों, जो ऑक्सीजन मेरे अंदर, मेरे सेल्स के अंदर है, वही सेम ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में और वही सेम ऑक्सीजन पाई जाने वाली हमारी अर्थ की क्रस्ट में। बच्चों, जो पानी मेरे अंदर है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर हैं, वही सेम वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे बह रहे हैं नदियों में। तो इन शॉर्ट बच्चों, हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो, ये सारी चीज़ बनी है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। हमें इतना तो आइडिया हो गया। अब बच्चे, होता ये है कि चलो, हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। लेकिन बच्चों, जैसे ही हम इससे एक लेवल ऊपर और बढ़ते हैं, जैसे ही हम जाते हैं कंपाउंड लेवल पे, हम बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो हमारे अंदर कंपाउंड हमें मिलते हैं, ठीक है ना बच्चों, उसमें से हमारे कंपाउंड कुछ कंपाउंड बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले हैं लिविंग में। बच्चों, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोल सकते हैं लिविंग कंपाउंड्स, ठीक है। और बच्चे, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होने वाले हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले हैं नॉन लिविंग में। अब बच्चे, ऐसे कंपाउंड जो कि हमें मिले नॉन लिविंग में, क्या हम उन्हें बोल सकते हैं नॉन लिविंग कंपाउंड? क्या ये बहुत ही सिंपल नहीं है? अब बच्चा, होता क्या है कि हमारे पास ये जो हमारे लिविंग कंपाउंड्स हैं, हम अपने इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग कंपाउंड्स में। अब बच्चे, होता क्या है कि हमारे ये जो लिविंग कंपाउंड्स हैं, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं।
कुछ इसमें से जो लिविंग कंपाउंड्स हैं वो हमारे हो सकते हैं ऑर्गेनिक, और बच्चे कुछ इसमें से जो हमारे लिविंग कंपाउंड्स हैं वो हमारे हो सकते हैं इनऑर्गेनिक। क्या बच्चों आपको यहां तक का जो ओवरव्यू है वो आ चुका है? अब बच्चों हम अपने इस वाले वीडियो में मेनली फोकस करने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। अब हम बच्चे करने क्या वाले हैं कि मैं आपके सामने कोई भी लिविंग सेल, कोई भी लिविंग टिश्यू या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लूंगा और मैं आपको उस लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट को आपको कैसे एनालाइज करना है, आपको कैसे पता करना है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना अमाउंट है इनऑर्गेनिक वाला, ये चीज आपको कैसे निकालनी है मैं आपको यहां पर निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि मैं यहां पर आपके सामने एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकर आता हूं। सपोज हम क्या करते हैं कि यहां पर हम कोई एक प्लांट ले लेते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने एक प्लांट ले लिया है, सिंपल सा प्लांट। ठीक है, हमारे प्लांट की ये लीफ है, जरा देखिएगा यहां पर हमारे पास ये प्लांट की हमारी ये लीफ आ चुकी है। ठीक, अब क्या करने वाला हूं मैं बच्चा कि मैं इसकी लीफ को यहां से ऐसा करता हूं कि मैं इसकी लीफ को यहां से बाहर निकाल लेता हूं और इसकी लीफ को बाहर निकालकर इसकी लीफ में कितना इनऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है हम उसको देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है इसको चेक करने के लिए हम जो भी एनालिसिस करते हैं बच्चे उसे हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस। क्या बोलते हैं? ऐश एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक कोई भी लीफ लेकर आनी है। सपोज आपका मन नहीं है लीफ लेने का तो आप कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है ना, सपोज मैंने यहां पर एक लीफ लेकर रखी हुई है। अब जैसे ही मैं इस लीफ को यहां पर लेकर आऊंगा बच्चों, सबसे पहला काम जो मैं यहां पर करने वाला हूं, मैं इस लीफ का वेट निकालने वाला हूं। लेकिन इस लीफ के वेट को निकालने से पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं अपने लीफ को प्रॉपरली स्टेरलाइज कर लूं। क्या मतलब होता है स्टेरलाइज का? बच्चों ये मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं अपने लीफ को पूरी तरीके से साफ कर लूं कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल या कोई भी एक्स्ट्रा माइक्रोब ना बचे। इसको प्रॉपरली स्टेरलाइज करने के बाद मैं इस लीफ का वेट निकालने वाला हूं बच्चों। इस लीफ का जो वेट आएगा इनिशियली, मैं उसको बोलने वाला हूं वेट वेट। क्या बोलने वाला हूं बच्चों? वेट वेट। अच्छा, इसको वेट वेट बोलने का एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, वो लॉजिक अभी आपको क्लियर होगा। अब बच्चे इसके बाद क्या करने वाला हूं मैं कि मैं अपने लीफ को हीट करूंगा। मैं अपने लीफ को हीट यहां पर इसलिए कर रहा हूं, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि मैं अपने लीफ को हीट कर रहा हूं। इस वाले प्रोसेस में मैं अपने लीफ को बर्न नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको हीट कर रहा हूं। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक लीफ का टुकड़ा था, आपने उसको धूप में रख दिया हीट होने के लिए, या फिर आपने क्या करा कि आपने घर में बढ़िया प्रेस लिया और उस पर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप बेसिकली अपने लीफ को हीट कर रहे हैं। अब इस लीफ को हीट करने का एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जब आपकी लीफ हीट होगी तो उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, उसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर वाला फॉर्म है, वो सारा एवोपरेट होने वाला है। अब जैसे ही इसका जितना भी वाटर कंटेंट था वो हो जाएगा इवेपोरेट, वो भाप बनकर बाहर निकल जाएगा। तो क्या मेरे पास जो लीफ बचने वाली है, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो एक तरीके से ड्राई लीफ हो गई है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आपके पास एक बढ़िया हरी भरी लीफ थी, उसको आपने लिया और धूप में रख दिया कुछ दिनों के लिए। क्या धूप की वजह से
उसका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है क्या वो सभी का सभी भाप बनकर बाहर उड़ जाएगा? और फिर जो आपके पास लीफ बचेगी क्या वो एकदम सूखी जैसे दिखने वाली है, सूखी लीफ पत्ती होने वाली है बेसिकली वो? क्या मैं उसे ड्राई लीफ बोल सकता हूँ? और बच्चों जब मैं अपनी ड्राई लीफ का वेट निकालूंगा, उसका वजन निकालूंगा, तो उसका जो भी वेट आया है क्या मैं उसे उसका ड्राई वेट बोल सकता हूं? क्या आपको यहां तक वाला पार्ट क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद जो हम अगला प्रोसेस करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। मैं अपने लीफ को सीधे यहां पर अब बर्न करने वाला हूं, ठीक है ना? जब आपने अपने लीफ का जो ड्राई वेट था वो निकाल लिया है, अब आप अपने जो आपके पास सूखी लीफ है आप सीधे उसको बर्न कर दीजिए, आप सीधे उसमें आग लगा दीजिए। अब जैसे ही आप अपनी लीफ को बर्न करेंगे बच्चों यहां पर होगा क्या कि जो भी हमारे लीफ का ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा, जो भी हमारे लीफ का ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा वो बर्निंग की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाला है CO2 और वाटर के फॉर्म में। क्या आपको यहां तक वाला पार्ट क्लियर हो गया? अब बच्चे अगर मेरे लीफ से उसका जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट था वो रिलीज हो चुका है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर, तो मेरे पास यहां पर इसके जलने के बाद यहां पर ये जो मेरे पास एक राख बचने वाली है, ठीक है ना? मतलब कहते नहीं, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो मेरे पास ये राख बचने वाली है इसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। बच्चे आप मुझे बहुत ही लॉजिकली बताओ कि देखिए आपके लीफ में प्रेजेंट होंगे लिविंग कंपाउंड्स। अब बच्चे ये जो हमारे लिविंग कंपाउंड्स थे ये हमारे दो टाइप के थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब अगर आपने अपने लीफ में लगा दी है आग, तो क्या लीफ का जो भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट था क्या वो सभी का सभी हवा में उड़ने वाला है? किस फॉर्म में उड़ेगा? CO2 और वाटर के फॉर्म में। क्या अब आपके पास जो राख बची है उसमें सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है लीफ का इनऑर्गेनिक पार्ट? तो बच्चों आपको यहां पर ये जो ऐश बची है क्या ये ऐश रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारे लीफ के इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को? बोलिए भाई बच्चों। तो बच्चों यहां तक जो भी आपने ये पूरा प्रोसेस करा है ना, लीफ को तोड़ने से, उसको साफ करने के बाद, उसका वेट निकालने से, उसके वेट वेट निकालने के बाद, उसको ड्राई करने के बाद उसका ड्राई वेट निकालना, फिर लीफ को बर्न करना, लीफ को बर्न करने के बाद आपके पास ये जो राख का बचना, राख में आपके सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट का होना, यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐश एनालिसिस। अब बच्चों आपने यहां पर यह पता कर लिया है कि आपके लीफ में कितना % इनऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना? सपोज जो आपकी पूरी लीफ थी, इसका जो वेट था वो अराउंड था 7 ग्राम, जो इसका ड्राई वेट था मान लो वो था 5 ग्राम, और जो इसकी राख का वेट आया मान लो वो 2 ग्राम है। तो क्या आप बोल नहीं सकते हैं कि मेरे लीफ में 2 ग्राम इनऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट है? आप बोल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बच्चे यहां तक का जो पूरा प्रोसेस था इसे ही हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस। अब बच्चों इसके बाद अगर आपके मन में यह आता है कि सर हमें यह तो आइडिया है कि इस राख में लीफ के जितने भी इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसका इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट यहां पाया जा रहा है, सपोज जैसे कि मैं यहां पर कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि आप मान लीजिए सपोज सोडियम, ठीक है ना, आप एज्यूम कर लीजिए मैग्नीशियम, आप एज्यूम कर लीजिए कैल्शियम। यहां पर ये जो भी आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, अगर आपको पता करना है कि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट
कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब किसका कितना परसेंटेज है। अगर आपको ये आइडिया निकालना है तो बच्चों आपने यहां पर ये जो पूरा करा था ऐश एनालिसिस, इसके बाद आपको यहां पर एक और एनालिसिस करना पड़ेगा। उस एनालिसिस को बच्चों हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। बच्चों क्या बोलते हैं हम उसे? एलिमेंटल एनालिसिस। बच्चे एलिमेंटल एनालिसिस हमारा वो एनालिसिस है जो हमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी एलिमेंट का, ये निकाल कर देता है। इन शॉर्ट बच्चों, अगर आपको आपके लीफ में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालना है, अगर आप बोलना चाहते हैं कि आपके लीफ में सोडियम इतने परसेंट है, कैल्शियम उतने परसेंट है, मैग्नीशियम उतने परसेंट है, तो बच्चों आपको सबसे पहले लीफ में करना पड़ेगा ऐश एनालिसिस और उसके तुरंत बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फर्दर एलिमेंटल एनालिसिस से। तो बच्चों जो सवाल यहां पर बनेगा वो सवाल कुछ ऐसा बनने वाला है कि लीफ के इनऑर्गेनिक पार्ट को एनालाइज करने के लिए आप किस टाइप का एनालिसिस करते हैं। तो जो उसका आंसर जाने वाला बच्चों को ऐसा जाएगा कि आपको अगर लीफ का इनऑर्गेनिक पार्ट एनालाइज करना है तो आपको करना पड़ेगा ऐश एनालिसिस फॉलोड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। आई होप बच्चों आपको यहां तक वाला पार्ट क्लियर होगा। जो भी हमने यहां पर पढ़ा है मैं आपको वो पूरा पार्ट विजुलाइज कराने वाला हूं एक डायग्राम की हेल्प से। बच्चों यहां पर आपको इस डायग्राम से जो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो पूरा रिकैप होने वाला है एक ही बार में। जरा देखिएगा बच्चों, क्या हम सबसे पहले अपने पेड़ से एक सुंदर सी लीफ को तोड़ कर लाए थे? फिर क्या बच्चों हमने उसे साफ करने के बाद उसका वेट निकाला था? बच्चों जो भी उसका वेट आया था क्या उसे हमने बोला था उसका वेट वेट? अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर हमने क्या उसको हीट करना स्टार्ट करा था? जब मैं उसको हीट कर रहा था तो उसका जो भी वाटर वाला कंटेंट था क्या वो इवेपोरेट हो गया था? उसके बाद बच्चों क्या जो मेरी ये लीफ थी वो सूख गई थी? लीफ के सूखने के बाद जो मैंने अपनी ड्राई लीफ का वेट निकाला था क्या वो मेरा ड्राई वेट था? बच्चों इसके ड्राई वेट निकालने के बाद क्या मैंने अपनी सूखी लीफ को जला दिया था? और जैसे मैंने अपनी ड्राई लीफ को जलाया, मुझे बताइए कि इस लीफ में प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट था क्या वो मेरा CO2 और वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ गया? और जो मेरे पास यहां पर ये बुझी हुई राख बची थी, राख, क्या यही हमारी ऐश होती है? बच्चों ये जो हमारी यहां पर ऐश बची थी क्या ये हमारे लीफ के इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट को शो कर रही थी? मुझे बच्चों आप लोग यहां पर ये बताओ कि अगर आपको यहां पर ये पता करना है कि सर इस लीफ में हमें ये तो आइडिया है कि इसकी जो ये ऐश वाला पार्ट है ये शो कर रहा होगा इसके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट को, लेकिन अगर आपको सपोज ये पता करना हुआ कि इस राख में, इस लीफ के इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं ये कौन सा कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो मुझे बताइए इसका परसेंटेज निकालने के लिए यहां पर जो आप करते हैं स्पेशल टाइप का एनालिसिस, क्या वो आपका होता है एलिमेंटल एनालिसिस? तो मुझे बताइए अगर आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू के इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को एनालाइज करना है तो क्या आपको सबसे पहले करना पड़ेगा ऐश एनालिसिस फॉलोड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। बच्चों आई होप आपको यहां तक वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें लीफ के ऑर्गेनिक वाले पार्ट को एनालाइज करना है तो बच्चों उसके लिए हम लोग करते हैं केमिकल एनालिसिस। और बच्चों केमिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों।